नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग अपने चैप्टर के अंदर, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। हमारा चैप्टर चल रहा है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। इस चैप्टर में हम लोग काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग आज के क्लास को शुरुआत करेंगे और आज एक और नए टॉपिक को शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं अपने चैप्टर के अंदर। चलिए शुरुआत करते हैं और देखेंगे कि इस चैप्टर में और ख़ास करके इस टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है देखा जाए। सबसे पहला इसमें पॉइंट है कि इन दिस पीरियड का मतलब हमने आपको क्या बोला था, 700 से लेकर 1750 तक के बारे में आपको सोचना है। इन दिस पीरियड बिटवीन 700 एंड 1750 न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस लाइक द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट। चलिए समझिएगा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से। हम लोग बात कर रहे हैं 700 से लेकर 1750 के बीच में। इस समय में ना हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टेक्नोलॉजी देखने को मिले थे। जैसे ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। पहला है पर्शियन व्हील इन इरिगेशन। आप लोगों ने किसी मूवी में या फिर किसी पिक्चर में आपने देखा होगा कि कुएं से क्या करते हैं, कुएं में ना एक वो पूरा चक्का वाला सिस्टम लगा देते हैं जिससे कि पानी निकलता रहता है बार बार, है ना। मतलब उसमें होता है क्या है कि कुआं होता है, कुआं के ऊपर वो गोल गोल प्रकार का व्हील लगा देते हैं, चक्का लगा देते हैं जिससे पानी अपने आप निकलता रहता है कुआं से। इसको हम लोग कहते हैं पर्शियन व्हील, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम भी उसी समय में आया था, इसी 1000 साल के बीच में। द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, कपड़ा बुनाई में जो वो स्पिनिंग मिल इस्तेमाल होता है। कपड़ा बुनाई मतलब जैसे साड़ी बनता है, फिर से धोती बनता है, फिर से चादर बनता है। इसमें जो स्पिनिंग व्हील मतलब कि चरखा टाइप जो होता है ना, उस प्रकार का, हाँ बिल्कुल स्पिनिंग व्हील इसमें इंट्रोड्यूस हो गया था, बिल्कुल सही। आगे, एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, और लड़ाई झगड़े यानी कि जब उस समय पे युद्ध होता था तो युद्ध में ऐसा हथियार इस्तेमाल करना जिससे कि आग वगैरह निकल सके, इस प्रकार का भी चीज़ें उस समय पे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि ये जो समय है हमारे पास 700 से लेकर 1750 के बीच का जो समय है, इस समय में काफ़ी अलग अलग प्रकार के टेक्नोलॉजी हमारे सामने आए थे। चाहे युद्ध में लड़ने का कोई हथियार हो, या फिर पानी निकालने के लिए वो पर्शियन व्हील हो, या फिर कपड़ा बुनाई करने के लिए चरखा हो, तो ये अलग अलग चीज़ें हमारे सामने उस समय पर आए थे। कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा उस समय पे इंट्रोडक्शन हम लोगों से हुआ था। न्यू फूड्स एंड बिवरेजेज अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट लाइक पोटैटोज, कॉर्न, चिली, टी एंड कॉफ़ी, और बहुत सारे खाने पीने का सामान भी हमारे इंडिया में दूसरे कंट्री से लाया गया था। बहुत सारे खाने पीने का भी चीज़ जैसे पोटैटो हो गया, कॉर्न हो गया, चिली यानी कि मिर्च हो गया, टी, कॉफ़ी, ये सब चीज़ बाकी अलग अलग कंट्री से हमारे इंडिया में लाया गया। जैसे आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आज जो सब्ज़ी हम लोग इंडिया में खाते हैं ना, वो असल में वो सब्ज़ी हमारे इंडिया का है ही नहीं। जैसे आज हम लोग आलू खाते हैं, तो आलू हमारे इंडिया का सब्ज़ी नहीं है, बल्कि ये आलू किसी और कंट्री का है। जिससे ये कैसे हुआ थोड़ा सा बताते हैं, थोड़ा सा ऊपर लेवल का है, मतलब आप लोगों के क्लास में चीज़ नहीं मिलता है, लेकिन समझिएगा ये हुआ कैसे। पहले क्या हुआ ना, पहले के लोग अलग अलग कंट्री के लोग, ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। पहले के लोग ना जहाज़ से अलग अलग कंट्री से हमारे इंडिया आते थे घूमने के लिए, क्योंकि उस समय पे इंडिया में बहुत सारे रिसोर्स वगैरह हुआ करता था। तो कोई भी दूसरे कंट्री का आदमी जब इंडिया आता था ना जहाज़ से, तो वो अकेला नहीं आता था, झुंड में आता था। 100, 150, 200 इस प्रकार से आते थे। और जहाज़ से जब वो लोग, और उस समय पे जहाज़ तो बहुत पुराना जहाज़ हुआ करता था, उसमें जनरेटर वगैरह कुछ नहीं होता था, तो जहाज़ से आने में उसको महीनों लग जाते थे। तो वो लोग क्या करते थे कि रास्ते में महीनों लगना है, तो महीना भर आप क्या खाओगे जहाज़ पे, तो वो लोग अपने जहाज़ पे खाने पीने का सामान रख लेते थे, आलू, प्याज, टमाटर, जो भी रखना होता था उनको वो लोग रख लेते थे। लेकिन 1 महीना तक आपको लगता है कि बिना फ्रीज का, उसमें तो फ्रिज भी नहीं था, आपको लगता है कि 1 महीना बिना फ्रिज का सामान टिक पाता होगा? बिल्कुल नहीं। तो जब वो लोग लैंड करते थे इंडिया में, जहाज़ अपना लगाते थे समुद्र के किनारे, तो बहुत सारा सब्जी फल ये सब ना सड़ जाता था। तो वो लोग क्या करते थे, सड़े हुए सब्जी को ऐसे ज़मीन पे कहीं पे भी फेंक देते थे।
फेंकने से क्या हुआ, उसका जो बीज था वो ज़मीन में अच्छी तरीके से पनप गया, मतलब कि उसको हवा, मिट्टी, पानी सब मिला, वहीं पे प्लांट उग गया। और जब प्लांट उगा ना, तो हम इंडियंस, हम भारत के लोगों ने देखा कि यार ये तो खाने का चीज़, मतलब हम लोगों ने टेस्ट किया तो अच्छा लगा, खाने का चीज़ है ये तो। फिर हम लोगों ने उसको वहाँ से उखाड़ के अलग अलग जगहों पे लगाना स्टार्ट किया। इस तरीके से इंडिया में आज हर जगह आपको मिर्ची दिख जाता है, आज पूरा फैल गया है, मिर्ची दिख जाता है, फिर से और क्या है, आलू दिख जाता है, चाय, मतलब टी, कॉफ़ी, ये सब दिख जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो 700 से लेकर 1750 का जो समय है, इसमें अलग अलग प्रकार का टेक्नोलॉजी, अलग अलग प्रकार का भोजन, खाने पीने, ये सब का चीज़ें हम लोगों को देखने को मिला इंडिया में। ठीक है, आगे। ऑल दीज इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप्स केम अलॉन्ग विथ पीपल हु ब्राउड अदर आइडियाज विद देम एज वेल। इसके साथ ही साथ बहुत सारे अलग अलग कंट्री के लोग भी हमारे इंडिया में उस समय पे आते थे घूमने फिरने के लिए। अब जरा एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कोई आदमी जो कि इंग्लैंड से आ रहा है हमारे इंडिया में घूमने फिरने के लिए, ठीक है, जब वो वहाँ से यहाँ आ रहा है तो बताइए क्या अपने साथ केवल खाने पीने का चीज़ ला रहा है, टेक्नोलॉजी ही ला रहा है बस? नहीं, अपने साथ वो अच्छा अच्छा आइडिया भी तो लेके आ रहा है ना। उससे क्या होगा, यदि वो चीज़ इंडिया में उसको मिल गया तो वो यहीं पे बना देगा। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, हमारे इंडिया में इंग्लैंड के लोगों ने, ब्रिटेन के लोगों ने खूब राज किया, अंग्रेजों ने। उनके पास रेलगाड़ी बनाने का आइडिया था, तभी तो उन्होंने भारत में रेलगाड़ी बनाया। तो कहने का मतलब है कि जब एक इंसान दूसरे जगह पे जाता है ना, तो अपने साथ बहुत सारा चीज़ लेके जाता है। वो नया नया टेक्नोलॉजी लेके जाता है, नया नया आइडिया लेके जाता है, नया नया खाने पीने का चीज़ लेके जाता है। और ये सब चीज़ जो है घूमने फिरने का उस समय पे बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर देश से इंडिया में आया है, और बहुत सारा ऐसा भी है जो कि इंडिया से भी बाहर गया है। ठीक है, ऐसा उस समय पे होता रहता था। उसके बाद है कि एज अ रिजल्ट दिस वाज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेज। और उस समय पर बहुत ज़्यादा हम लोगों का देश बदला, राजनीति के मामले में बदला, सोसाइटी के मामले में बदला, हम लोगों का कल्चर भी बदल गया। इंडिया में अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग आए, अलग अलग कंट्री के, तो यहाँ पे धर्म भी अलग अलग देखने को मिल गया हम लोगों को। इस समय पे 1000 का जो समय है उसमें बहुत सारे नए नए बदलाव इंडिया में देखने को मिला था उस समय पे। दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रैवल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ तक कि भारी मात्रा में उस समय पे लोग भी इधर से उधर ट्रैवल करते रहते थे, ताकि उनको काम करने के लिए कहीं पे अच्छा सा जगह मिल जाए, ताकि वो 2 पैसा कमा सके और अपना घर परिवार चला सके। तो उस समय पे लोगों का मूवमेंट भी बहुत सारा होता था। मूवमेंट मतलब इंडिया से अमेरिका चले जाना, अमेरिका से इंडिया आ जाना, इंडिया से जापान चले जाना, जापान से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड, इस तरीके से लोग उस समय पे मूव करते रहते थे, ताकि लोगों को अच्छा से अच्छा जगह मिले, रोजगार मिले, ताकि अपना काम करते रहे वो लोग। ठीक है, आगे। उसके बाद है वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इंपॉर्टेंट इन दिस पीरियड वेयर द राजपूत्स, अ नेम डिराइव्ड फ्रॉम राजपुत्र, द सन ऑफ अ रूलर। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे ग्रुप के लोगों ने इधर उधर घूमना स्टार्ट किया उस समय पे अपने अच्छे बेहतर जीवन के लिए। उसमें से एक ग्रुप था जो कि था राजपूत। ठीक है, और राजपूत का मतलब होता है राजा का पुत्र। समझ में आ रही है बात? हालांकि आज देखा जाए तो हमारे इंडिया में जो राजपूत है ना, वो एक कास्ट बन गया है। आप लोग यदि ध्यान से समझेंगे तो हमारे इंडिया में बहुत सारे कास्ट हैं, राजपूत है, ब्राह्मण है, और भी बहुत सारे कास्ट हैं। तो राजपूत उस समय पे ऐसा ग्रुप था जो कि इधर से उधर घूमता रहता था बहुत ज़्यादा, अपने अच्छे बेहतर ज़िंदगी को जीने के लिए, अच्छा रोजगार देखने के लिए। राजपूत, ध्यान में रखिएगा। यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए एक ऐसा ग्रुप जो कि उस समय पे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता था इधर से उधर अपने अच्छे बेहतर जीवन के लिए, तो वो कौन ग्रुप था? राजपूत थे। ठीक है, और राजपूत का मतलब होता है सन ऑफ अ रूलर, मतलब कि राजा का बेटा को हम लोग कहते हैं राजपूत। ठीक है, आगे। द टर्म वॉज अप्लाइड मोर generally to a group of warriors who claimed क्षत्रिय कास्ट स्टेटस। और बेसिकली उस समय पे ना जो राजपूत थे उनको ऐसा माना जाता था कि ये राजपूत लड़ने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। मतलब उस समय पे जो ग्रुप सबसे ज़्यादा मूव करता था इधर से उधर, उस ग्रुप का नाम क्या था? राजपूत। और राजपूत को उस समय पे ऐसा कहा जाता था कि ये ऐसा ग्रुप है जो किसी से डरते नहीं है और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मतलब यदि अपने देश पे खतरा आएगा किसी प्रकार का तो ये लड़ने के लिए हमेशा आगे रहेंगे,
ऐसा उस समय पे कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर्स एंड चिफ्टेन्स but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent। अब यहाँ पे ना राजपूत का मतलब केवल वही नहीं होता था जो राजा का बेटा है, नहीं, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, आप एक बात जरा खुद सोचो, यदि राजा का बेटा होगा तो उसको इधर उधर मूव करने का क्या जरूरत है, उसको बेहतर रोजगार ढूंढने का क्या जरूरत है। तो राजपूत का मतलब यहाँ पे राजा का पुत्र होता तो है, लेकिन एक्चुअली में इसमें राजा के पुत्र घूमते नहीं थे। इसमें वो सभी लोग शामिल थे जो कि लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तो लड़ने के लिए तैयार यहाँ पे जो सिपाही होता था, जो आम आदमी भी यदि लड़ने के लिए तैयार रहता है हमेशा, तो उसको भी राजपूत ही बोला जाता था उस समय पे। तो दो बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। पहला बात कि राजपूत एक ऐसा ग्रुप था जो कि इधर उधर मूव बहुत करता था, और राजपूत का मतलब होता है हिंदी में राजा का पुत्र। लेकिन यहाँ पे असल मायने में देखा जाए तो राजा का पुत्र ज़्यादा घूमता ही नहीं था इधर उधर। तो राजपूत उस समय पे वैसे लोगों को कहा जाता था जो सबसे ज़्यादा लड़ने के लिए, अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते थे। इस प्रकार के लोगों को राजपूत कहा जाता था। हाँ, उस समय पे भी उनको राजपूत कहा जाता था। तो उस समय पे राजपूत कैसे लोग थे? ऐसे लोग जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते थे, किसी प्रकार का कोई संकट आएगा तो लड़ने के लिए हमेशा रेडी रहते थे। उस प्रकार के लोगों को राजपूत कहते थे। हालांकि राजपूत का मतलब होता है राजा का पुत्र, लेकिन इसमें एक्चुअली में राजा का पुत्र जल्दी होता नहीं था, क्योंकि वो खुद क्यों इधर उधर घूमेगा, उसके पास पैसा का कोई कमी होगा, बताओ। तो राजपूत का मतलब यहाँ पे क्या होता था पहले, जो कि लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हो, सिपाही हो गया, फिर आम आदमी भी यदि कोई है तो वो भी हमारा राजपूत ही करा था। तो उस समय पे बस उसके अंदर लड़ने का क्षमता होना चाहिए, ये उस समय पे था। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है अ कैवेलरिक कोड ऑफ कंडक्ट, एक्सट्रीम valor and a great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajputs by their poets and birds। उस समय पे ऐसा कहा जाता था कि जो राजपूत हैं वो ब्रेव होते हैं, बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं, किसी से डरते नहीं हैं, और किसी प्रकार का समस्या आएगा वो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो राजपूत के लिए उस समय पे ऐसा ऐसा चीज़ें कहे जाते थे। क्यों कहे जाते थे? क्योंकि वो लोग हमेशा लड़ने के लिए रेडी रहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा पहला ग्रुप जो इधर उधर मूव बहुत ज़्यादा करते थे, जो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, उसको हम लोगों ने बोल दिया राजपूत। दूसरा है हमारा अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल हु बिकेम इंपॉर्टेंट इन दिस पीरियड वेयर दी मराठास, शेख्स, जाट्स, अहोम्स एंड क्यास्थास। क्यास्थास का मतलब होता है कास्ट ऑफ स्क्राइब्स एंड सेक्रेटरीज। अब समझते हैं पूरा। पहला ऐसा ग्रुप जो उस समय पे मूव बहुत ज़्यादा करता था इधर से उधर, वो था हमारा राजपूत। दूसरा था मराठा, तीसरा है सिख, चौथा है जाट्स, उसके बाद है अहोम्स, उसके बाद है क्यास्थास। ये सब ऐसे ऐसे ग्रुप हैं जो उस समय पे बहुत ज़्यादा इधर से उधर ट्रैवल करते थे, और उस समय पे ये लोग सबसे ज़्यादा ब्रेव हुआ करते थे। किसी प्रकार का कोई समस्या आए तो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं हम, राजपूत के एग्जाम्पल बहुत सारे हमारे सामने हैं। हम आपको एग्जाम्पल देते हैं मराठाज का। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम जानते होंगे आप लोग, वो एक मराठा थे। उसके बाद आप सिख में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का नाम जानते होंगे आप, समझ में आ रही है बात। उसी प्रकार से जाट्स में भी होंगे कोई, हमको याद नहीं आ रहा है, उसके लिए अहोम्स में होंगे, उसके बाद के आस्थाज में होंगे। तो ये सारे ऐसे लोग थे, ऐसे ग्रुप थे जिनका बहादुरी का मिसाल दिया जाता था उस समय पर, और उस समय पे ये लोग बहुत ज़्यादा उभर के सामने आए थे। ठीक है, आगे। और ये जो क्यास्थाज होते हैं ना, ये एक्चुअली में वैसे लोग होते हैं जो सेक्रेटरी का काम करते हैं। मतलब सेक्रेटरी का मतलब हो गया कि किसी के अंडर में काम करते हैं, ये भी इनका बड़ा पद होता है। ठीक है, आगे। थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वॉज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। इस 1000 साल के बीच में एक चीज़ और हम लोगों को देखने को मिलता है, वो ये कि इस 1000 के बीच में ना पेड़ पौधे बहुत सारे काटे गए हैं। पेड़ पौधे लोगों ने अपने फायदे के लिए बहुत ज़्यादा काटा है, और इसमें से भी यदि कोई सबसे ज़्यादा पेड़ पौधों को काटा है तो वो कौन काटा है? अंग्रेज़ों ने काटा है, बहुत सारा। अंग्रेज़ों का जब इंडिया में रूल स्टार्ट हुआ, मतलब कि अंग्रेज़ों ने जब हमारे इंडिया को कब्जे में लिया, तो इंडिया के जंगलों को उन्होंने ऐसे काटा ना, जैसे हम लोग खेतों में घास नहीं काटते हैं, उस तरीके से काटा। क्यों काटा था पता है? रेलवे बिछाने के लिए। और रेलवे से किसको फ़ायदा होता? अंग्रेज़ों को फ़ायदा होता।
कोई सामान दर से उधर ले जाना हो तो कौन लेके जाएगा? अंग्रेज लेके जाएगा, उसको फायदा होता था। कोयला, सोना, चांदी, हीरा मोती कुछ भी हो, अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए पेड़ों को, जंगलों को एकदम पूरा काट के तबाह कर दिया था। तो ये जो 700 से लेकर 1750 का समय है, इस बीच में जंगलों को बहुत ज़्यादा काटा गया है अंग्रेजों के द्वारा खास करके। चेंजेस इन देयर हैबिटेट, मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स वेयर फोर्स्ड टू माइग्रेट। और जितने भी लोग उस समय पे जंगल में रहा करते थे, खास करके आदिवासी लोग, जिसको हम लोग ट्राइबल पीपल कहते हैं, उन लोगों को जंगल से बाहर निकाल दिया गया। बोला गया साफ साफ कि आप लोग जंगल से बाहर निकालिए, जंगल को हमको काटना है। तो जरा आप इमेजिन करो कि अच्छा, जनरली आदिवासी लोग रहते कहाँ हैं? जंगलों में रहते हैं, वो उनका घर होता है। यदि आप उनको उनके ही घर से बाहर निकाल दोगे तो क्या उनको बुरा नहीं लगेगा? बिल्कुल बुरा लगेगा। आप ऐसे समझिए ना, यदि आपको ज़बरदस्ती कोई आपको आपके ही घर से बाहर निकाल दे तो कितना बुरा लगेगा आपको। उसी तरीके से आदिवासी लोगों को जब जंगलों से बाहर निकाला गया तो उनका समस्या बहुत बढ़ गया, क्योंकि उनका घर परिवार जीवन यापन सब जंगलों से ही चलता है। पहली बात, रहते जंगल में है, जंगलों के फल को, सब्जी को, फूल को इकट्ठा करते हैं, मार्केट में जाके बेचते हैं, तब इनको प्रॉफिट होता है, तब जाकर इनका घर परिवार चलता है। ठीक है, आगे उसके बाद है मैनी स्टार्टेड टीलिंग द लैंड एंड बिकम पीजेंट्स। बहुत सारे आदिवासी तो ऐसे थे जो मजबूरी में आके खेती करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि भाई आपको पेट पालना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। पहले क्या होता था कि आदिवासी लोगों को खेती नहीं करना पड़ता था, जंगलों में इतने सारे पेड़ होते थे कि फल फूल उनको ऐसे ही मिल जाता था। उनको पेड़ भी नहीं लगाना पड़ता था, कभी खेती बाड़ी भी नहीं करना पड़ता था, उनको बना बनाया सब कुछ मिल जाता था। इमली मिल गया, फिर से बहुत सारे मतलब सेब मिल गए, संतरे मिल गए, जंगलों में अलग अलग प्रकार की चीज़ उन लोगों को मिल जाता था। लेकिन जब उन लोगों को जंगलों से हटाया गया, तब जाकर उन लोगों को मजबूरी में आके खेती बाड़ी करना पड़ा, क्योंकि उनको दिखा कि यार जंगलों से हटा दिया है, हमारा अब जंगलों पे कब्जा है नहीं, हम जंगलों में रह नहीं पाएंगे, तो घर परिवार तो चलाना है। तो मजबूरी में उन लोगों ने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, खेती बाड़ी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बहुत सारे लोग किसान बन गए। आगे बढ़ते हैं। हैबिटेट का मतलब यहाँ पे हमने लिखा है, जो ऊपर में डिस्कस हुआ, इट रेफर्स टू द इन्वायरमेंट ऑफ अ रीजन एंड द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ स्टाइल ऑफ इट्स रेसिडेंट्स। कहने का सिंपल सा मतलब है कि जो इंसान जहाँ पे रहता है वो उसका हैबिटेट कहलाता है। जैसे आप अपने घर में रहते हैं तो आपका घर क्या हो गया? हैबिटेट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीज न्यू पीजेंट ग्रुप्स gradually began to be influenced by regional markets, chieftains, उसके बाद है priests, monasteries and temples. They became part of large complex society and were required to pay taxes and offer goods and services to local lords. अब समझिए यहाँ पे हुआ क्या। जितने भी ये जो आदिवासी लोग थे, जो कि अब किसान बन गए थे, जो खेती बाड़ी कर रहे थे, इनका समस्या यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। इन लोगों ने जब खेती बाड़ी स्टार्ट करना चालू किया ना, तो जो उस इलाका के बहुत बड़े इंसान हुआ करते थे, उन लोगों ने इन सभी को डरा धमका के पैसा भी वसूलना स्टार्ट कर दिया। बोला कि तुम लोग हमारे ज़मीन पे रहोगे तो तुमको टैक्स देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। इसमें सबसे ज़्यादा समस्या यदि किसी को हुआ है तो आदिवासी लोगों को हुआ है, जो जंगलों में रहते थे। समझ रही है बात? तो पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट कि आदिवासी लोग जंगलों में आराम से रहते थे, कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन जब से उनको जंगलों से बाहर निकाला गया, उनका समस्या बढ़ गया। पहला समस्या क्या हुआ कि उन लोगों ने कभी खेती किया नहीं था, पहले उनको खेती करना पड़ा अपने घर परिवार को चलाने के लिए। दूसरा चीज़, अब खेती करने के लिए आपको ज़मीन चाहिए होगा ना, तो ज़मीन आप जिससे मांगोगे, उन्होंने बोला कि ज़मीन तो हम तुमको दे देंगे, लेकिन ज़मीन के बदले में बहुत सारा टैक्स लेंगे। तो मजबूरन उनको टैक्स भी देना पड़ा। तो आदिवासी लोगों का समस्या धीरे धीरे बढ़ता चला गया और इनका संख्या भी धीरे धीरे बढ़ता चला गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इनके ऊपर कभी मंदिर को लेकर टैक्स मांगा जाता था, कभी मोनास्ट्रीज का मतलब होता है मठ, जहाँ पे साधु संत रहते हैं, उनको लेकर मांगा जाता था कि मठ बनाना है, ये करना है, वो करना है। कई बार पुजारी लोग भी इनसे टैक्स वगैरह वसूल लेते थे। तो बहुत सारे समस्याओं का इनका सामना करना पड़ता था। एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस इमर्ज्ड अमॉन्ग्स्ट पीजेंट्स। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उस समय पे कुछ ऐसे किसान थे जो कि गरीब होते चले गए, और कुछ ऐसे किसान थे जो धीरे धीरे पावरफुल होते चले गए। इससे क्या हुआ, सोसाइटी में दो अलग अलग सिस्टम बन गया, एक अमीर लोगों का और एक गरीब लोगों का। पहले ना अमीर और गरीब नहीं हुआ करता था, पहले सब बराबर होते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, उस हिसाब से लोग अमीर और गरीब बनते चले गए। जो गरीब थे
उनको लोगों ने डराना सताना स्टार्ट कर दिया, और जो अमीर थे उनको कोई कुछ नहीं करता था। यही चीज़ आज भी होता है कि नहीं। आगे उसके बाद है, एज सोसाइटी बिकेम मोर डिफ्रेंशिएटेड, पीपल वेयर ग्रुप्ड इनटू जातीज और सब कास्ट एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स एंड देयर ऑक्यूपेशन। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आदिवासी लोगों को हटाया गया जंगलों से, खेती बाड़ी करवाया गया, जहाँ पर उन्होंने खेती किया वहाँ पर उनसे टैक्स लिया गया। उसके बाद क्या हुआ, कुछ ऐसे किसान थे जो बहुत अमीर बन गए, कुछ ऐसे किसान थे जो बहुत छोटे हो गए। यहाँ पे हमारे समाज में दो चीज़ उत्पन्न हुआ। पहला चीज़, अमीर और गरीब दिखने लगा, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। दूसरा चीज़, यहाँ पे अब धीरे धीरे कास्ट भी बनना चालू हो गया। और कास्ट किस बेसिस पे बनता था पता है? आप क्या काम करते हैं उस हिसाब से आपका कास्ट डिसाइड किया जाएगा। जैसे मान लीजिए, सपोज करो कि आप खेती करते हैं, मतलब कि आप छोटे लोग हैं, तो आपको छोटा कास्ट का दर्जा दिया जाएगा। आप बड़े अमीर हैं, आप बड़े काम करते हैं, पैसा का लेन देन करते हैं, जमीन का लेन देन करते हैं, तो आपको बड़ा कास्ट दिया जाएगा। तो वहीं से कास्ट का सिस्टम उत्पन्न हुआ है। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि कास्ट का सिस्टम आज हमारे पास आया है, नहीं। ये कास्ट का सिस्टम जो है वो हजारों साल पहले से ही चलता आ रहा है। समझ में आ रही है बात? तो कास्ट का सिस्टम आया कैसे? जब से ये अमीर और गरीब का सिस्टम हुआ है ना, छोटे किसान छोटे रह गए और बड़े किसान बड़े बनते चले गए, वहीं से सोसाइटी में डिवीजन हो गया, बंटवारा हो गया। वहीं से गरीब और अमीर का समस्या पैदा हुआ, और वहीं से फिर धीरे धीरे कास्ट भी डिसाइड होने लगा। और कास्ट किस बेसिस पे डिसाइड होता था कि आप क्या करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, दो चार एग्जांपल आप समझ पाओगे। जो लड़ाई करने में विश्वास रखते थे, मतलब जो ब्रेव होते थे, जो बहादुर होते थे, वो बोलते थे कि हम कभी भी लड़ने के लिए तैयार हैं, उनको बोल दिया गया राजपूत। समझ आ रही है बात? उसके बाद जो पूजा पाठ करवाते थे उनको ब्राह्मण बोल दिया गया, कास्ट हम बता रहे हैं आपको। उसके बाद जो खरीद बिक्री करते थे, सामानों को खरीदना बेचना, उसको बनिया बोल दिया गया। समझ रही है बात? उसी प्रकार से जो साफ सफाई का काम करते थे उनको दलित बोल दिया गया, लोअर कास्ट। इस तरीके से डिसाइड किया जाता था कि आपका कास्ट क्या होगा। मतलब मतलब देखता था कि आदमी क्या काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, लड़ने का काम कर रहा है, जिसको राजपूत बना दो। ये छोटा काम कर रहा है साफ सफाई का, इसको दलित बना दो। ये पूजा पाठ करवाता है, इसको ब्राह्मण बना दो। इस तरीके से वहाँ पे सिस्टम चलना चालू हुआ, और उस समय से आज तक चलता आ रहा है। ठीक है, वहीं से कास्ट का सिस्टम हमारे सामने आया है। आगे, रैंक्स वेयर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली एंड वेरिड अकॉर्डिंग टू द पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल बाय मेंबर्स ऑफ द जाति। अच्छा, अब एक बात बताइए, उस समय पे ना एक चीज़ और बड़ा विचित्र था, बड़ा अजीब था, वो ये कि किसी का भी कास्ट उस समय पे फिक्स नहीं होता था। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि अभी आप साफ सफाई करते हैं, आपको कास्ट मिल गया है किस चीज़ का? दलित का। लेकिन अब आप साफ सफाई छोड़ के खरीद बिक्री करने लग गए हैं, ट्रेडिंग का काम करने लगे हैं, सामान को खरीदते हैं मार्केट में, बेचते हैं, इस तरीके का, तो आपको दे दिया जाता था दर्जा बनिया का। फिर मान लीजिए कि आपको वो भी अच्छा नहीं लगा, आप पूजा पाठ करवाने लग गए, तो आप बन गए ब्राह्मण। उस समय पे ऐसा होता था। मतलब कि यदि आप अच्छा काम करते जाएंगे, जैसा काम करेंगे आप, वैसा आपको कास्ट का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन आज क्या होता है, आज आपका जो कास्ट है आपका वही कास्ट रहेगा, भले आप काम कुछ भी कर लो। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, आज के ज़माने में देखा जाए तो मेन पंडित जी का काम क्या होता है? मेन पूजा पाठ करवाना। लेकिन आज आप देखोगे तो पंडित जी के जो बेटे बेटियां होते हैं, वो पूजा पाठ करवाने के अलावा भी बहुत काम करते हैं, बहुत सारे जॉब करते हैं। तो क्या उनका कास्ट आप चेंज कर दोगे? बिल्कुल नहीं। आज क्या है ना कि आपका जो कास्ट है वो सेम रहेगा, भले आप काम कुछ भी कर लो। लेकिन पहले क्या होता था कि जैसे जैसे आप अपना काम चेंज करोगे, वैसे वैसे आपका कास्ट भी चेंज होता था। ठीक है, ये पहले होता था। आगे बढ़ते हैं। तो जो रैंक है, रैंक का मतलब जो कास्ट है आपका, वो बदलते रहता था समय समय पर। डिपेंड करता था कि आप क्या काम करते हैं, आपके पास क्या पावर है, कितना पैसा है, इस हिसाब से आपका कास्ट भी बदलता रहता था। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वैरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। ये चीज़ ना आज भी होता है, आप इससे रिलेट कर पाओगे। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे क्या जैसे एक कास्ट का हर आदमी क्या अमीर ही होगा? बिल्कुल नहीं। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, हमारे, चलो आप बहुत सारे चीज़ों को छोड़ो, हम लोग एग्जांपल लेते हैं एक ब्राह्मण का। ठीक है, जिनका मेन काम क्या होता था उस समय पे? पूजा पाठ करवाना होता था।
मेन ब्राह्मण का एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उस समय पे ब्राह्मण लोगों को दान दक्षिणा में जमीन मिलता था भर भर के, 10 बीघा 20 बीघा। जैसे मान लीजिए कि कोई ब्राह्मण है, एक जमींदार के यहाँ पूजा करवाया मान लो, तो उस समय पे ना जमींदार खुश होके उस पंडित जी को गुरु मतलब दक्षिणा में 10 बीघा जमीन दे देते थे, 20 बीघा जमीन दे देते थे। तो ब्राह्मण लोगों का उस समय पे जमीन बहुत ज्यादा हुआ करता था। लेकिन क्या आज भी हर ब्राह्मण के पास उतना जमीन है? नहीं है। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि एक कास्ट का जरूरी नहीं है कि सारे लोग अमीर होंगे, कुछ अमीर भी हो सकते हैं और कुछ गरीब भी हो सकते हैं आज। लेकिन पहले के ज़माने में लगभग सब बराबर ही होता था। पहले के ज़माने में यदि ब्राह्मण है तो लगभग सब ब्राह्मण अमीर होंगे इस समय पर। लेकिन आज ऐसा नहीं है, क्योंकि आज जनसंख्या बढ़ रहा है, ज़मीन हमारे पास कम है, तो आज सभी के पास 100-100 बीघा ज़मीन कैसे हो सकता है बताओ? नहीं हो सकता ना। आगे तो ये जरूरी नहीं है कि एक कास्ट का आदमी हर कोई अमीर ही हो, कोई गरीब भी होता है तो कोई अमीर भी होता है तो कोई मिडिल क्लास भी होता है। ठीक है, आगे उसके बाद है जातिज फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। और हर जाति का अपना अलग नियम होता था, अलग परंपरा होता था। जैसे आज भी आप देखोगे ना, जैसे हर कास्ट में शादी ब्याह जब होता है तो हर कास्ट में शादी ब्याह का परंपरा अलग है। आप कभी गौर करना है इस चीज़ को, मतलब करना अल्टीमेटली शादी ही है। जैसे मान लीजिए कि शादी हो रहा है अलग अलग कास्ट में, मेन मोटिव क्या है? शादी करना। लेकिन हर कास्ट में ना शादी करने का जो परंपरा है, जो रीति रिवाज है, वो क्या है? अलग अलग है। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि हर कास्ट का जो रीति रिवाज होता है, जो परंपरा होता है, वो उस समय पे भी अलग था और आज भी अलग है। ठीक है, आगे दीज रेगुलेशंस वेयर मेड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स डिस्क्राइब्ड इन सम एरियाज इन द जाति पंचायत। अच्छा, ये कैसे डिसाइड होता था कि किस प्रकार का परंपरा होगा, किस प्रकार के बातों को माना जाएगा, किस प्रकार के बातों को नहीं माना जाएगा? ये कौन नियम बनाता था? ये नियम बनाने का काम होता था उस कास्ट के बड़े बड़े लोगों का। मतलब एक कास्ट है, कोई भी कास्ट XYZ, कोई भी कास्ट आप मान लीजिए, उस कास्ट के जो बड़े बुजुर्ग लोग होंगे ना, वो जो नियम बना देंगे, वो जो कास्ट बनाए मतलब वो जो रूल बनाएंगे, वही रूल उस कास्ट के लिए अप्लाई हो जाएगा। ऐसा उस समय पे होता था। ठीक है, और जो एक बार रूल उन्होंने बना दिया, फिर जाके कास्ट में मतलब पूरे समाज के सामने एक पंचायत बैठता था, लोगों को बुलाया जाता था और बताया जाता था कि आज से ये परंपरा है हमारे यहाँ पे शादी होने का, ये परंपरा है बर्थडे मनाने का, ये परंपरा है श्राद्ध करने का। तो लोगों को बताया जाता था कि परंपरा कैसे अपनाना है। तो हर कास्ट का अपना परंपरा अलग होता था और परंपरा बनाने का काम किसका होता था? उस कास्ट के बड़े बुजुर्ग लोगों का, है ना, क्योंकि वो लोग अनुभवी होते हैं, वो लोग इस काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं और करते भी हैं। बट जातिज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूलर्स ऑफ देयर विलेजेज। एक चीज़ और था कि हर कास्ट को अपने राजा का बात मानना होता था। मतलब मान लीजिए गांव का कोई एक आदमी जो कि थोड़ा सा राजा टाइप है, थोड़ा सा जमीन भी है, पैसा प्रॉपर्टी धन संपत्ति सब कुछ है उसके पास, तो उसके बातों को हर कोई लोग मानते थे। ऐसा भी उस समय पर होता था। कोई डाउट इसमें? तो ये हमारा हुआ पहला टॉपिक आज का कंप्लीट। अगला टॉपिक है हमारा जो कि हम लोग अपने अगले क्लास में करेंगे, वो है रीजन एंड एम्पायर। इसको हम लोग करेंगे अगले क्लास में। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।